दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये एक नियम आपको पता होना चाहिए कि कब आपका पेंशन कटता है, कब आपका पेंशन नहीं कटता है। अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मेरा पीएफ कंसल्टेंट का एक चैनल है। अगर आपको ये चैनल पे काम अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके इसे एक नंबर पे ला सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो आप भी इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख लीजिए, पासबुक के अंदर ईपीएस के अंदर 0 है और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अपनी पासबुक अगर देखी होगी तो आपको वहां नजर आता है कि हमें 1250 रुपए पेंशन में कटते हैं। लेकिन इसके केस में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे पेंशन के अंदर 0 कंट्रीब्यूशन आ रहा है और ईपीएस वेजेस में भी 0 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये एक कारण है जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ खाली पेज पे। देखो, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा मतलब क्या, 15,001 रुपए है, तो आपका पेंशन नहीं कटेगा। समझ आ गई? अगर 15,001 रुपए सैलरी होगी तो पेंशन नहीं कटेगा। अगर 15,000 रुपए या उससे कम सैलरी होगी तो आपका पेंशन डिडक्ट होगा। ये नियम है, ये नियम आपको ध्यान रखना है। 1 सितंबर 2014 के बाद ये नियम बनाया गया। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो हमें ये लिमिट देखनी होती है। तो यहाँ पे जो ये वाला केस है, इस केस में भाई साहब ने क्या किया है, इस केस में भाई साहब जो है वो 1 दिसंबर 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। अगर 1 दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया है तो इनकी सैलरी देखी जाएगी कि भाई साहब इनकी सैलरी कितनी थी। अभी सैलरी क्या मतलब हुआ? सैलरी का मतलब ये हुआ कि जब आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो कितनी तनख्वाह आपको बताई गई थी। तो यहाँ पे जो तनख्वाह इन्हें बताई गई थी वो 16,090 रुपये बताई गई थी। तो क्योंकि 16,090 रुपये जब कंपनी वालों ने इसे एंटर किया तो वहाँ पे ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट नॉट अवेलेबल हो गई। तो अगर आप नॉट अवेलेबल देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये ईपीएस का मेंबर नहीं है। जो भी इसका पीएफ कटेगा 12% का, वो सारा का सारा पीएफ में जमा होगा, पेंशन में कुछ भी जमा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर कंपनी में इसकी तनख्वाह ये है, आगे चल के इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 14,800 या फिर 15,000 हो जाती है, तो क्या उस केस में इसका पेंशन डिडक्ट होगा? हाँ, उस केस में पेंशन डिडक्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका पहले वाली कंपनी ने पेंशन नहीं काटा है तो अगली वाली कंपनी भी आपका पेंशन नहीं काटेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि देखो, ईपीएस के अंदर नॉट अवेलेबल तब आता है जब हमारा ईपीएस डिडक्ट ना हुआ हो, और ईपीएस डिडक्ट तब नहीं होता है जब हमारी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ हम पासबुक पे, जैसा कि हमने देखा है कि पासबुक पे यहाँ पे शुरुआत के अंदर क्या होगा कि इन्होंने पूरे महीने काम नहीं किया होगा, इसकी वजह से इनकी सैलरी कम है। लेकिन जितनी भी सैलरी है, चाहे 15,000 से कम की भी सैलरी है, स्टार्टिंग में जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है वो 16,000 रुपए पे हुई है। 16,000 यहाँ 64 है तो 64 पे हुई है। इस वजह से जो भी इनका 12% बनता है वो सारा का सारा पीएफ के अंदर ही जमा कर दिया गया, पेंशन में कुछ भी जमा नहीं किया गया है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जो लोग पहले से नौकरी करते आ रहे होते हैं। मान लो कि कोई 2013 से नौकरी कर रहा है, अब 2013 में जब ये नौकरी कर रहा है तो इसकी सैलरी जो है वो मान लो 20,000 रुपये है, और इसके बाद ये आगे आता है, 2014 की बात आती है, और 2014 के अंदर नियम बन गया कि भाई 15,000 रुपये से ज़्यादा पे हम पेंशन नहीं लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है कि मैक्सिमम जो 15,000 के ऊपर लगता है 8.33%, वो 1250 रुपये पेंशन में जमा होता है। और बाकी जो एक्चुअल सैलरी है, मान लेते हैं एक्चुअल सैलरी 20,000 रुपये है, 20,000 का जो 12% निकलेगा, 12% मान लो यहाँ पे 2,400 रुपये बनता है, तो 2,400 में 1250 तो यहाँ कट गया, और बाकी जितना भी पैसा है ना, वो पैसा सारा का सारा पीएफ में जमा हो जाता है। तो आप अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ निश्चित तौर पे समझ आ रही होगी। पेंशन का नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सैलरी आपकी 15,000 प्लस है तो आपका पेंशन डिडक्ट नहीं होगा। अगर सैलरी 15,000 से कम है या 15,000 है तो आपका 1250 रुपये यहाँ कटेगा, और बाकी जो बैलेंस है आपका यहाँ पे जमा होगा। जब इन्हें फॉर्म अप्लाई करना होगा, जब ये फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो इनका सिर्फ फॉर्म नंबर 19 भरा जाएगा। जब ये फॉर्म नंबर 19 भरेंगे तो इनका सारा का सारा पीएफ का अमाउंट ही आ जाएगा। इनको कोई भी टेंसी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी पेंशन डिडक्ट नहीं हुआ है। जब ये ट्रांसफ़र करेंगे तो भी इनका जो है सारा का सारा पीएफ अमाउंट ही ट्रांसफ़र होगा, पेंशन का कोई लेना देना नहीं है।
तो ये नया नियम, नई जानकारी आपको कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।